बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर की। और सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के चैप्टर में DSM-5 TR में ये पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकोटिक डिसऑर्डर है इस लिहाज से भी कि इसमें मूड और साइकोसिस दोनों साइड बाय साइड जो है वो सिम्टम्स चलती हैं। सबसे पहले एक चीज याद रख लेनी है आपने, ये लफ्ज जो है वो बेसिकली दो अल्फाज से मिलके बना है। सीजो अफेक्टिव जो है ये दो अल्फाज से मिलके बना है। जब आपको ये याद हो गया तो आप इजीली आराम से चीजें याद कर लेंगे। सीजो मीन साइकोटिक सिम्टम्स, अफेक्टिव कहते हैं मूड को। अफेक्ट मूड, मूड में डिप्रेशन, मेनिया, हाइपोमेनिया, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सीजो साइकोटिक, अफेक्टिव, मूड, यानी इसमें साइकोटिक और मूड की सिम्टम्स जो है ये दोनों इकट्ठी पाई जाती है। कीप इन माइंड, जब आप ये टर्म, ये नाम याद कर लेंगे, टाइटल याद कर लेंगे प्रेजेंटेशन का या लेक्चर का, तो आपको इजीली आप सारा कुछ खुद ही समझ जाएंगे। सीजो मीन साइकोटिक सिम्टम्स, अफेक्टिव मीन मूड सिम्टम्स, डिसऑर्डर मीन डिसऑर्डर, यानी वो डिसऑर्डर जिसमें साइकोटिक और मूड की सिम्टम, मूड मीन डिप्रेशन, हाइपोमेनिया, मेनिया वगैरह जो है ये मूड के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं। सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। अच्छा, मैं इसको रीड आउट भी कर रहा हूँ, साथ आपको समझाता जाऊंगा। जो चीजें रीड आउट करने वाली हैं इजी हैं, हम उसको कम टाइम देंगे और समझाने की तरफ ज्यादा टाइम देंगे। अच्छा, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। Schizoaffective disorder is a mental health disorder that is marked by the combination. This is combination of schizophrenia symptoms such as hallucination or delusions and mood symptoms such as depression and mania. ठीक हो गया जी। कहते हैं जी कि schizoaffective disorder बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है स्किज़ोफ्रेनिया का। स्किज़ोफ्रेनिया मींस के साइकोटिक सिम्टम्स का। स्किज़ोफ्रेनिया में भी यही होता है ना, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, नेगेटिव सिम्टम्स वगैरह या कैटाटोनिक बिहेवियर। तो वो सिम्टम और साथ वो कहता है कॉम्बिनेशन है डिप्रेशन और मेनिया का। दिस इज द कॉम्बिनेशन। schizoaffective disorder basically a combination of schizophrenia या psychotic disorder and mood disorder, या you can say mania and depression. टाइप्स ऑफ सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, दो तरह के सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। एक टाइप उसकी क्या है, बाइपोलर टाइप, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर बाइपोलर टाइप। एक है सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर डिप्रेसिव टाइप। सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर बाइपोलर टाइप में क्या होता है, बेसिकली इसमें मेनिया या कभी कभार जो है वो मेजर डिप्रेशन की सिम्टम्स भी, साइकोटिक सिम्टम होगी, उसके बाद जो है वो मेनिया या उसी में मेनिया और डिप्रेशन की सिम्टम्स भी पाई जाएंगी। जैसा हमने पहले बात की कि सीजो इफेक्टिव क्या है, साइकोटिक प्लस मूड डिसऑर्डर सिम्टम्स। तो यहाँ पर क्या होगा, बाइपोलर टाइप में जो है वो साइकोटिक सिम्टम प्लस मैनिक या डिप्रेसिव सिम्टम्स। और डिप्रेसिव टाइप क्या होगा, इसमें साइकोटिक सिम्टम्स प्लस ओनली डिप्रेसिव सिम्टम्स। ठीक है जी, इजी है, अगर नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, वो कहते हैं ऑल्दो द डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑफ सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर में वेरी, यानी कि उसकी डेवलपमेंट और उसको शुरू का जो एज है, कब स्टार्ट हो रहा है सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बहरहाल वो कहते हैं लेकिन उसमें जो फीचर्स होते हैं वो एक तरह के ही होते हैं। इसमें मेजर मूड एपिसोड हो सकता है, डिप्रेस्ड और मैनिक मूड, एंड एट लीस्ट अ 2 week पीरियड ऑफ द साइकोटिक सिम्टम्स व्हेन अ मेजर मूड एपिसोड इज नॉट प्रेजेंट। सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर हम कब कहेंगे, कि जब मूड या मैनिया का एपिसोड चल रहा हो और वो खत्म हो जाए, उसकी गैर मौजूदगी में साइकोटिक सिम्टम हो कम से कम 2 हफ्ते तक। मतलब फॉर एग्जांपल मैं जो है, मैं सीजो इफेक्टिव, आई एम गोइंग टू सपोज दैट, मैं आपका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आप नाराज ही ना हो जाएं, स्टूडेंट नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो अपनी मिसाल इसलिए ले रहा हूँ, लाइक मुझे सीधे इफेक्टिव डिसऑर्डर है तो मुझे पहले मेनिया होगा, ठीक है, या डिप्रेसिव मेजर डिप्रेशन की सिम्टम्स होंगी, और फिर जब ये एब्सेंट हो जाएंगी तो साइकोटिक सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगी। और इनकी मेजर डिप्रेशन या मेनिया की गैर मौजूदगी में, वो सिम्टम उस वक्त नहीं होंगी मेजर डिप्रेशन और मेनिया की, उनकी एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में मेरे अंदर कम से कम 2 हफ्ते तक साइकोटिक सिम्टम्स पाई जाए। मसलन साइकोटिक सिम्टम कौन सी, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस पाए जाएं, या अकेला डिल्यूजन भी हो सकता है, अकेला हेलुसिनेशन भी हो सकता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी हो सकती है, कैटाटोनिक बिहेवियर, यानी कि हो साइकोटिक सिम्टम्स। ठीक है, तो साइकोटिक सिम्टम्स, मूड सिम्टम्स की गैर मौजूदगी में कम से कम 2
हफ्ते तक साइकोटिक सिम्टम पाए जाए तो फिर हम उसको सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। और ये सब में होता है, मेल फीमेल में, जिसको भी छोटे बड़े दरमियाने, चाइल्ड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, जिसमें भी आप होंगे, सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर में ये पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स होती क्या है इसकी। अब जरा डिटेल में देख लेते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया ना कि साइकोटिक सिम्टम और मूड सिम्टम। अब साइकोटिक और मूड सिम्टम्स में कौन कौन से सिम्टम्स हो सकती हैं? डिल्यूशंस हो सकते हैं जी, इसमें सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर में हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, इंपेयर्ड कम्युनिकेशन स्पीच हो सकती है, बिजार और अनयूजुअल बिहेवियर। ये मैं आपको पहले भी कितनी दफा पढ़ा चुका हूँ कि बिजार और अनयूजुअल बिहेवियर क्या होता है, बल्कि मेरी डिफरेंस बिटवीन बिजार और नॉन बिजार डिल्यूजन जो है, ये मेरी एक वीडियो भी पूरी पड़ी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकती हैं, पीरियड ऑफ मैनिक एपिसोड हो सकता है, इंपेयर्ड एकेडमिक सोशल फंक्शनिंग हो सकती है, इंपेयर्ड कम्युनिकेशन स्पीच हो सकती है। ये 2 दफा हो गया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है, कोई बात। प्रॉब्लम इन मैनेजिंग पर्सनल केयर, ये पर्सन केयर नहीं, पर्सनल केयर है, मुझसे स्किप हो गया एल जो है, पर्सनल SONAL, पर्सनल केयर, ठीक है जी। इंपेयर्ड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो है, ये इसमें सिम्टम्स हो सकती हैं। आगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। कॉजेज इसकी क्या हो सकती है? एग्जैक्ट कॉजेज आर अननाउन। इसकी जो एग्जैक्ट कॉजेज है ना जी, वो अभी तक पता नहीं चल सकी। उसके अलावा जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में क्या है, फैमिली से रन करता है, वो वालिदैन जिनके बच्चों में, जिसमें वालिद में या वालदा में या दोनों में हो, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, इस चीज को करने के लिए। या फिर हैविंग अ क्लोज ब्लड रिलेटिव। लेकिन अगर आपके क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में भी चचा चची, नाना नानी, दादा दादी जो है, बहन भाई, अगर इनमें भी हो तो उसमें भी जो है वो चांसेस हो सकते हैं। स्ट्रेसफुल इवेंट्स में ट्रिगर सिम्टम्स। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस वो जॉब्स के रिलेटेड भी हो सकती हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी स्ट्रेसर्स बहुत दफा आ जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, कारोबारी नुकसान हो सकता है, पढ़ाई में फेलियर हो सकता है, ग्रेड्स कम, तो बच्चे जो है या बड़े जो है वो दिमाग पे, सर पे सवार कर लेते हैं चीजों को, इस तरह के फेलियर्स को, इस तरह के स्ट्रेसर्स को, इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एनवायरनमेंट, इवेंट्स को, जिस वजह से ये सिम्टम स्टार्ट हो सकती हैं। टेकिंग माइंड अल्टरिंग ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, जिस तरह यू कैन से अल्कोहल हो सकती है, और भी बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं, मुझे इतना ड्रग्स का नाम नहीं दिमाग में आ रहा है। तो ये जो है, ये आप अफ्यून हो सकती है, हीरोइन हो सकती है। तो ये जो है, ये माइंड अल्टरिंग ड्रग्स लेने से भी जो है वो कॉज बन सकते हैं सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर के। कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से अब जिस बंदे को सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, वो उसको क्या चांसेस होते हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं उसके लिए? सुसाइडल अटेम्प्ट, थॉट्स, सुसाइड कर सकता है, वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर सकता है, थॉट्स आ सकते हैं सुसाइड के। सोशल आइसोलेशन, अलग थलग रहना पसंद करता है। पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है जी, मियाँ बीवी, बहन भाई, बच्चों के साथ जो है वो ताल्लुक अच्छे नहीं होते। अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली जब इतनी परेशानियां होंगी तो फिर बंदे का काम करने को दिल भी नहीं करता, या उसकी प्रॉब्लम की वजह से उसको कोई काम पे रख भी नहीं रहा होता। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स इसकी वजह से हो सकते हैं। अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंस यूज, बंदा जो है वो अल्कोहल और अदर सब्सटेंस यूज वगैरह की तरफ चल पड़ता है, इस्तेमाल करने। सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, जब ज़हनी परेशानी और इस तरह की चीजें बर वक्त हर वक्त सवार रहेंगी, तो फिर उसके लिए सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। पॉवर्टी, गुर्बत भी हो सकती है। डेफिनेटली जब आप काम ही नहीं करेंगे तो गुर्बत ही आएगी। होमलेसनेस, इस तरह के लोग जो है फिर होमलेस हो जाते हैं, जो उनका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल स्टेटस है, वो पुअर हो जाता है। एग्रेशन, इरिटेशन, गुस्से में भी आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है, इरिटेशन हो जाती है। हाउ टू डायग्नोज, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके अलावा टेस्ट और स्क्रीनिंग वगैरह, मेडिकल टेस्ट वगैरह हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट, ठीक है, साइकाइट्रिक एवेल्युएशन हो सकती है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है, इसको आप यूज कर सकते हैं एवेल्युएट करने में, ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जिस तरह DSM-5 TR का सीजो इफेक्टिव का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, उसको हम देख के भी डायग्नोस कर सकते हैं। बहरहाल बेहतर यही होता है, क्योंकि बेसिकली अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो उसमें ऐसे सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर में कोई टेस्ट वगैरह, कोई साइकाइट्रिक एवेल्युएशन तो वही होती है जिस तरह हम सिम्टम्स पूछ लेते होते हैं पेशेंट से। तो वो इतना कोई कारामद, कोई मेडिकल टेस्ट भी वो इतने नहीं है अभी सीजो इफेक्टिव को चेक करने के लिए। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि हम केमिकल इम्बैलेंसमेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स हम देख सकते हैं। तो वो देख के भी ये नहीं, हम न्यूरोट्रांसमीटर्स although they are very important for the diagnosis of the schizoaffective disorder, but on the other hand they are not very correct, they are not very accurate means of the diagnosis. So I think so we must have to rely on the diagnostic criteria, because this is the full-fledged diagnostic criteria present in the DSM-5 TR
for the diagnosis of schizoaffective disorder. So that will be our expertise, that how we can use this criteria. It depends on our expertise. तो यहाँ क्यों? Because there are some other disorders having the same symptoms of the schizoaffective disorder. So this is your expertise, that how you will differentiate, how you will discriminate the disorder to disorder. Okay, तो यहाँ पर जो है वो diagnostic criteria that will be very important for the diagnosis of schizoaffective disorder. So when we talk about the treatment, a number of modes person can use for the treatment of the schizoaffective disorder patient. सबसे पहले उसमें क्या एंटीसाइकोटिक्स आ जाती हैं. एंटीसाइकोटिक बिकॉज यहाँ पर हम डिसऑर्डर्स को ट्रीट नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टू ट्रीट द सिम्टम्स. तो सिम्टम्स क्या है? सिजोफ्रेनिया की भी वही सिम्टम्स होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म की भी वही सिम्टम्स होती हैं, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की भी वही सिम्टम्स होती हैं, सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर की भी तो ऑलमोस्ट जो है वो वही सिम्टम्स होती हैं, प्लस मैनिया एंड डिप्रेशन. सो यहाँ पर जब सीजो की सिम्टम्स है यानी कि साइकोटिक सिम्टम है, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम एंटीसाइकोटिक्स यूज कर रहे होते हैं, और जो मूड के सिम्टम्स हैं उनको हम जो है वो डील करने के लिए या ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स एंड मूड स्टेबलाइजिंग मेडिसिन वगैरह यूज कर रहे होते हैं. जिस तरह मूड स्टेबलाइजिंग मेडिसिन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है बेंजोडाइजेपाइन, तो वो यूज कर रहे होते हैं हम. साइकोथेरेपी हो सकती है, इंडिविजुअल थेरेपी हो सकती है, फैमिली एंड ग्रुप थेरेपी जो है वो इसमें हो सकती है. तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर देखा कि क्या होता है. बेसिकली ये इफेक्टिव यानी मूड प्लस साइकोटिक सिम्टम्स होती हैं. फिर ये दो टाइप का होता है, बाइपोलर टाइप एंड द डिप्रेसिव टाइप. फिर हमने उसके सिम्टम्स देख ली, और उसके अलावा जो है हम कॉज, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देखी. फिर डायग्नोज कैसे किया जाता है ये हमने देख लिया, और ट्रीटमेंट के हवाले से हमने बातचीत कर ली. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो यार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है? इससे हमारी हौसला अफजाई होती है. थैंक यू. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. हम आपके लिए हमेशा दुआ गो हैं. अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, हमारा भी अल्लाह ताला हामी नासिर हो. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.